डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज जैसा कि बताया गया था आपको कि आज जो क्लास होने वाली है, ठीक है, वो आपकी टॉपिक नंबर 19 है। ठीक, मतलब आप जब अपना GS 6 का मेंस का सिलेबस खोलेंगे, ठीक, तो उसमें पहुंचेंगे पॉइंट वाइज टॉपिक 1 2 3 4, तो 19th टॉपिक जो आपका होगा वो टॉपिक है आपका क्या, क्लाइमेट चेंज, मतलब जलवायु, हिंदी मीडियम के लिए जल वायु परिवर्तन। ठीक, क्लाइमेट चेंज एंड वेदर फोरकास्टिंग इश्यूज इन यूपी। ठीक, बात करने वाले हम लोग उत्तर प्रदेश के नज़रिए से, टोटल बात हम लोग उत्तर प्रदेश के नज़रिए से करेंगे। ठीक है, इसके साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो हम लोग का बैच चल रहा है, ठीक है, ये आपको ही पता है कि यूट्यूब में पहली बार मेंस के लिए बैच इतना लो प्राइस में, मतलब इतना आप उम्मीद भी नहीं किए होंगे, इतने लो प्राइस में मेंस बैच को चलाया जा रहा है। और कंटेंट ये थर्ड क्लास है, GS 6 की, ये थर्ड है। ठीक है, और सॉरी फोर्थ है, थर्ड वाली पेड बैच में गई है, तो ये फोर्थ क्लास इधर आई है। तो ये फ्री क्लासेस है, और हर मैंने बताया था कि सभी GS के मेंस पेपर में 3 क्लास 4 क्लास मैक्सिमम होंगी जो फ्री होंगी, बाकी सब सिर्फ पेड बैच वालों के लिए रहेंगी, क्योंकि उन लोग ने इस चीज़ को जो है इसमें भरोसा जताया और उन्होंने पेमेंट किया है, तो उनको थोड़ा सा अलग और थोड़ी जो चीज़ें हैं अलग उनको मिलनी भी चाहिए। बाकी आपने अभी तक की क्लास में लेवल, कंटेंट, सारा तरीका सब कुछ देख चुके हैं पहले भी। ठीक है, तो आज हम लोग ये स्टार्ट करते हैं, और आपको बता दें कि एकदम लो प्राइस है, 299। ठीक, आपको जुड़ने के लिए टेलीग्राम लिंक, चैनल डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, उस पर जाके आप चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं, बाबाज़ एडुटेनमेंट नाम पे। वहाँ पर आप मैसेज कर देंगे, पेमेंट कर देंगे, स्क्रीनशॉट शेयर कर देंगे, तो आपको अलग से पेड बैच में जोड़ा जाएगा, वो अलग ग्रुप है। ठीक है, इसके अलावा आप जो है व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक, आप व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं, और फिर आपको ग्रुप पे जोड़ दिया जाएगा, और आपको पेड बैच पे अगर लेना होगा तो आपको वहाँ जोड़ दिया जाएगा। अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो फ्री क्लासेस या बीच में जो भी आपकी हेल्प कर पाऊँगा वो मैं करूँगा, क्योंकि एकदम लो कॉस्ट रखा है, तो इतना तो करना पड़ेगा कि पेड वालों के लिए जो है वो अलग सेपरेट करना ही पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यूपी की बात करेंगे क्लाइमेट चेंज की, और इसके साथ हम ओवरऑल क्लाइमेट की बात भी करेंगे। तो आज की क्लास में आप ये मान लीजिए कि क्लाइमेट से रिलेटेड, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, ठीक है, जलवायु परिवर्तन, इश्यूज़, चैलेंजेस, ठीक है, स्टेट के इनिशिएटिव्स यूपी के, ये सारी चीज़ें, फैक्टर्स इनिशिएटिंग जो क्लाइमेट चेंज को कर रहे हैं, सारा सब कुछ हम लोग कवर करेंगे। और आज के बाद मेरे हिसाब से, मेरी पूरी कोशिश से, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा इतने फैक्ट जानने के बाद आपके, कि कोई क्वेश्चन आपसे बच के चला जाए जिस पे आप कर ना सकें, अच्छा परफॉर्मेंस दे ना सकें। और ये मैंने आपको बताया है कि मैं टोटल जो है आपको पॉइंट टू पॉइंट ही कराता हूँ, ताकि वहाँ के लिमिटेड टाइम में आप अपना बेस्ट दे सको। ठीक है, जो बेस्ट हो वही आप लिखो, वहाँ पर आप फालतू की स्टोरी और वो सब मत लिखो। तरीका भी मैंने बताया आपको कि पूरा बताऊंगा कि कैसे चीज़ें आपको करनी है। देखिए इसमें ये जो है, ये सब जो है इसमें आप देखेंगे तो देखिए आप लोग को लिखा हुआ नहीं, ऐसा नहीं कि बुक छाप के दे दी है कि पूरी पूरी बुक छपी हुई है, आप पढ़ रहे हो लाइन बाय लाइन, मोनोटोनस हो रहा है, बोरिंग लग रहा है। देखिए पूरा डायग्राम चार्ट की मदद से एकदम हर तरीके से मल्टी डायमेंशनल कवरेज किया गया है कि बोरिंग भी नहीं लगेगा, और आपको अच्छा सा पिक्टोरियल फॉर्म में आपको जो है चीज़ें फीड भी हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्लाइमेट चेंज है, तो क्लाइमेट चेंज की हम लोग बात करेंगे कि आज के टाइम में आप सबको पता है कि क्लाइमेट चेंज जो है वो सिर्फ अपने राज्य या अपने देश ही नहीं, पूरे विश्व में सबसे बड़ी समस्या बनता चला जा रहा है क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो ये चीज़ जो है आपको
पता ही होगी, बेसिक चीज़ है और बहुत ही बर्निंग टॉपिक है करंट अफेयर्स का। 100% क्लाइमेट चेंज या क्लाइमेट से क्वेश्चन आना ही है। इस वजह से आज पूरा क्लाइमेट का निचोड़ आपको मैं दे दूंगा पूरा। और दूसरी चीज़, लास्ट में आप लोग को जुड़े रहना है। उसमें क्या होगा, उसमें आपको ये देखिए, उसमें अगर कोई बाहरी क्वेश्चन उस टाइप का अगर आता है तो वो सारे भी आपको मैं आज करवाऊँगा, मतलब पूरी डिटेल दूंगा, ठीक है, ये पूरी। फिर इससे मतलब GS3 में भी कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो बच नहीं पाएगा आपसे। पूरा करंट फैक्ट सब कुछ है, बस आपको इसको माइंड में समझ लेना है। जो मेन मेन चीज़ें हाईलाइटेड हैं उनको आप जब वहाँ पे अपने आंसर शीट में लिखेंगे तो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क्स आपको मिलने पे मजबूर कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज जैसे कि आप सबको पता है कि क्या चीज़ है, ठीक है, क्या दिक्कतें आ रही हैं अपने राज्य में, देश में, हर तरीके से चारों तरफ से ये समस्याएं जो है क्रिएट हो रही हैं, जो जलवायु परिवर्तन को लेकर दिखाई दे रही हैं। क्लाइमेट की बात किया जाए तो हिंदी मीडियम के लिए देखिए लिखा हुआ है कि वो चीज़ है कि जिसमें मतलब किसी भी दिए गए क्षेत्र में लंबे समय तक जो एक औसत मौसम है, एक एवरेज जो वेदर बना होता है, उसको हम कहते हैं क्लाइमेट। इसका कोई लेना देना नहीं है, ये बकवास है, कोई इंट्रोडक्शन का मतलब नहीं, बस बेसिक आपको बता दिया है। फैक्टर्स, ये जो साइड में चीज़ें लिखी हैं इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। GS3 में अगर पूछता है इन्वायरमेंट में कहीं तो बस बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि फैक्टर्स जो अफेक्ट करती हैं वो क्या क्या हैं, जैसे कि हाइट हो गया, लेटीट्यूड्स वगैरह हो गए, ठीक है। और उसमें आपको देखिए ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है, हमने हमेशा बताया आपको बस ऐसे ही बना के सन डायग्राम के हिसाब से आपको लिख के आगे बढ़ जाना है। फैक्टर्स जो जो अफेक्ट कर रही हैं, लेटीट्यूड, अल्टीट्यूड, ठीक है, उसकी जो है समुद्र तट से दूरी, समुद्र से दूरी क्या है, ठीक है, उसकी जो वायु की दिशा है वो किधर है, कैसे है, विंड डायरेक्शन क्या है, पर्वतों की पोजीशन, अब जैसे हिमालय है तो वो जो सेंट्रल एशिया से आ रही हैं, ठीक है, कोल्ड विंड्स, उससे अपने भारतवासियों को प्रोटेक्शन मिलता है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। उसी तरीके नेचुरल एक्टिविटीज़ भी होती हैं, ठीक, जैसे कन्वेक्शनल, कन्वेक्शनल जो है आपके कन्वेंशन जो है, कॉन्टिनेंटल कन्वेक्शन जो होता है, कॉन्टिनेंटल कन्वेक्शन जैसे कॉन्टिनेंट्स हैं अलग अलग खिसक रहे हैं, दूर हो रहे हैं, सेपरेटिंग अपार्ट, हिल रहे हैं ना, तो डिसलोकेशन हो रहा है उनमें। तो उससे क्या है कि उससे ओशियन करंट प्रभावित हो रही हैं, ठीक है, विंड्स की डायरेक्शन प्रभावित हो रही हैं। तो इनडायरेक्टली क्लाइमेट चेंज पर भी फ़र्क दिखने को मिल रहा है। वॉल्केनिक इरप्शंस है, ज्वालामुखी जब होता है तो उससे देखिए जो निकलती हैं एक्सप्लोजन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, एयर में जाते हैं, ब्लॉकेज करते हैं, सनरेज जो है ब्लॉक हो जाती हैं, ठीक। तो उससे भी आपको पता है कि पावर हब है सन, अब वहाँ उसकी रेज जो अर्थ तक नहीं पड़ रही हैं तो उससे जो है अपने वायु में अपने अर्थ पे, एटमॉस्फेयर पे जो है फ़र्क दिखता है। और इसी प्रकार इनडायरेक्टली और डायरेक्ट वे में क्लाइमेट में चेंजेस आते हैं, ठीक है। अर्थ की पोजीशन हो गई, ठीक है, और पेड़ का कटाव हो रहा है। कितने लोग जो है अर्बनाइजेशन की वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, औद्योगिकरण, ठीक है, क्या हो रहा है कि पेड़ कट रहे हैं। तो इस सबको पता है, क्लास 6 में भी पढ़ाया जाता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, डिफॉरेस्टेशन, ओशियन करंट्स के बारे में आपको बता ही दिया गया है, ठीक है। ये देखिए आपको लिखा हुआ है, फैक्ट्स आप यहाँ से लिख सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। पूछता है क्वेश्चन के नीड के हिसाब से तो लिखेंगे, वरना नहीं लिखेंगे। क्या कि मतलब ये जो है एब्जॉर्व करता है सनलाइट, बिगेस्ट सिंक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, 50 टाइम्स मोर कार्बन डाइऑक्साइड देन एटमॉस्फियर, ठीक, अपने एटमॉस्फियर से 50 गुना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का इसमें हब है, समझिए आप। और फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ह्यूमन एक्टिविटीज़, ये सारे जो हैं कैसे प्राकृतिक कारक हैं जो जलवायु परिवर्तन में जो है भागीदारी अपनी दे रहे हैं। और जलवायु परिवर्तन आपको पता है कि लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, हर तरीके से बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित हो भी रहा है और आगे भी बहुत ज़्यादा इसको लॉन्ग टर्म में देखने के बहुत ही बुरे इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब जैसे क्लाइमेट चेंज की चीज़ें आई तो आप एक लाइन में इंट्रोडक्शन के बाद आप लिख सकते हैं जैसे कि ग्रेव माउंटिंग थ्रेट टू आवर हेल्दी प्लानिट, सिंपल। मतलब एक आपको अलग थोड़ा सा दिखना है। IPCC है, जैसे इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज है, ये 7 साल में रिपोर्ट देता है कि कैसे जलवायु परिवर्तन की क्या बचाव कर सकते हैं, कैसे इससे हम निपटारा पा सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आप अपनी जानकारी में बस रखिएगा, बाकी कोई इसकी एज सच नीड नहीं पड़ने वाली। ये यूपी का मैप है, बेसिक चीज़ है, मैप तो आपको वैसे बनाना आना चाहिए। अब जैसे ईस्टर्न यूपी हो गया, ठीक, ये फ्लड प्रोन एरिया है ना, इधर ईस्टर्न यूपी, यहाँ पे रेंज ज़्यादा है,
बुंदेलखंड जैसे साइड है तो इसमें क्या है, सूखे का शिकार है। और बाकी हीट वेव्स हैं यूपी में, तो आपको पता ही है लू, अगर अभी आपने देखा होगा गर्मी में कितनी ज़्यादा हीट वेव्स का जो है एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस थी, कितनी ज़्यादा जो है हीट वेव से कितने लोगों की डेथ भी हुई। ठीक है, तो आपने ऐसे एक बेसिक चीज़ दिखा दी। ये सब क्या है, ये मतलब ये तो चीज़ें ऐसी हैं कि जो दिखनी ही दिखनी है। और ये कारक क्या है इनका, क्लाइमेट चेंज ही कारक है। और क्लाइमेट चेंज से क्या हो रहा है कि कुछ प्रेडिक्शन जो इससे, देखिए वेदर फोरकास्ट जो इससे अटैच है टॉपिक, वो सही अटैच है, क्योंकि इसमें बहुत बड़े इश्यूज़ आ रहे हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या होता है कि वेदर का प्रिडिक्शन भी नहीं किया जा सकता है। जो हमारे मेट्रोलॉजिकल जो साइंटिस्ट हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, वो प्रिडिक्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, आज 20 जुलाई है, आज शाम को इतने बजे रेन का ये है। तो पता चल रहा है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ये इसमें एक्यूरेसी आ ही नहीं रही है। पता लगे रेन को इन्होंने बताया कि रेनफॉल होगी, रेनफॉल हो ही नहीं रही है। रेनफॉल 2 दिन नहीं हुई, 3 दिन नहीं हुई, मतलब इतना ज़्यादा उसमें ये समझिए कि ऑल्टर और डिफरेंस दिखने को मिल रहा है, मतलब एक्यूरेसी में। ठीक है, तो ये सब भी कहीं ना कहीं क्या है, अब जब वेदर अच्छा नहीं होगा, वेदर फोरकास्टिंग की डिटेल नहीं अच्छी होगी, तो आपको भी आगे पढ़ाया जाएगा भी कि उससे हर तरीके से कितना फ़र्क है। डायरेक्ट वे में देखा जाए या इनडायरेक्ट वे में देखा जाए तो आपकी जीडीपी, स्टेट की जो जीडीपी है ना, स्टेट की जीडीपी वो भी इफ़ेक्ट होगी। क्योंकि जब आप कुछ प्रेडिक्ट ही नहीं कर पाएंगे, एग्रीकल्चर में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये फोरकास्टिंग। अब फोरकास्टिंग गलत होगा तो क्रॉपिंग पैटर्न गलत होगा। क्रॉपिंग पैटर्न जब गलत होगा तो क्या होगा, पैदावार कम होगी, है ना। तो इससे क्या होगा, आपको पता है कि मेजर जो है जनसंख्या जो है एग्रीकल्चर कृषि पर जो है निर्भर है। तो जब ये अफेक्टेड होगी तो आपकी जो है स्टेट की जीडीपी अफेक्टेड होगी। जब स्टेट की जीडीपी अफेक्टेड होगी तो आपकी देश की जीडीपी अफेक्टेड होगी। ठीक, तो ऐसे आपको लिंकेज बना के लिखते रहना है। बाकी फैक्ट तो मैं आपको दूंगा, सारी चीज़ अभी आपको बताऊंगा, लेकिन लिंक जब आप बनाते रहेंगे तो आपको बहुत अच्छा हो। जैसे इसके पहले मैंने क्लास आपको दिया था, इन्वेस्टमेंट कराया था, फिर ओडीओपी कराया था, फिर आज दिया है ट्रेड एंड कॉमर्स का पेड बैच में सिर्फ भेजा ही है। ठीक है, ये सिर्फ पेड बैच को ही दिया है। अब वो तीनों टॉपिक अब आप लिंक कराएंगे ना, तो इसका 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 बहुत अच्छा लिंकेज बैठेगा और बेहतरीन आंसर आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद देखा जाए कि क्लाइमेट हम बात तो करेंगे, लेकिन क्लाइमेट ये हमारा GS6 का पेपर है, तो हम बात करेंगे अपने उत्तर प्रदेश की। ठीक है, अब इसमें बेसिक क्या है कि क्या है, सब ट्रॉपिकल मानसून टाइप क्लाइमेट है, हिंदी उपोष्ण कटिबंधीय मानसून अपने यूपी का। ठीक, सीजन्स के बारे में बताया गया है, समर मानसून 3 डिस्टिंक्ट सीज़न। ये सब गवर्नमेंट वेबसाइट से नोट है, आपको दिखाऊंगा आगे। ठीक है, ये सब गवर्नमेंट वेबसाइट का ही पूरा बना है कंटेंट, और ऐसा नहीं कि कहीं से, ये सब देखिए बीट द हीट प्रोग्राम, कहीं से कुछ वैसा है कि कुछ, सब करंट डेटा है। ये चीज़ आप जान लीजिए, ये सब देखिए डेटा आप। ये स्टेट एक्शन प्लान का है, ये सारा ऐसे पूरा एफर्ट्स किए गए हैं, तब आपके सामने चीज़ें रखी गई हैं। पूरा पढ़ने के सारी चीज़ें, उससे जो एकदम बेस्ट चीज़ है वो आपके सामने रखी गई हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि 2 साल पुरानी बुक छपी है मार्केट में, उससे उठा के दिया जा रहा है आपको कुछ। इस समर की बेसिक चीज़ है, किस किस मंथ में होता है, इसका क्या है, हॉट एंड ड्राई है, इसमें हॉट एंड ह्यूमिड है, इसमें कोल्ड एंड ड्राई है, टेम्परेचर देखिए क्या है, बेसिक चीज़ हैं, आप तो देख ही लेंगे ये समर में, मानसून में और विंटर में। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या है कि आपने तो देखा ही है कि हीट वेव और ये टेम्परेचर आपकी कितने कितने तक देखने को मिला। गोंडा का आप एग्जांपल दे सकते हैं कि 50 डिग्री सेल्सियस तक इसमें टेम्परेचर गया था। ठीक, आगे बढ़ गए। अब मेटेरोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन यूपी की बात करें तो देखिए इसमें क्या, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन और विंड्स, 3 चीज़ का होता है। टेम्परेचर में पूरा आपने लिख ही दिया, समर में ये टेम्परेचर जाता है, विंटर में ये जाता है, मानसून में ये जाता है, और यहाँ तक कि 50 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान देखने को मिला था। प्रेसिपिटेशन में सिंपल सी बात है, यूपी में कौन कौन सी रेनफॉल आपको मिली, ओरोग्राफिक, साइक्लोनिक और कन्वेक्शनल रेनफॉल आपको देखने को मिलती हैं। स्नोफॉल यहाँ पे मिनिमम है। हेल स्टॉर्म जो है आपका, फ्रॉस्ट और जो ड्यू है ये देखने को मिलता है। इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लिखा अब आपको बता देते हैं क्यों। सिर्फ इतना आपको पता कर लेना है, माइंड में अपने सेट कर लेना है, क्योंकि इस पोर्शन में नहीं तो कहीं ना कहीं आपको ये लिखने को मौका मिलेगा, तभी यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, विंड में सेम चीज़, विंड में क्या चलती है, समर में लू चलती है, विंटर में ड्राई और रेनलेस होती है, और मानसून में एक्सेस रेनफॉल होता है। जहाँ पर वहाँ पे फ्लडिंग आ जाती है, और जहाँ पे बिल्कुल वर्षा नहीं होती वहाँ पे सूखा पड़ जाता है। जैसे बुंदेलखंड क्षेत्र है तो वहाँ पे देखिए आपको जो है वर्षा की कमी दिखेगी। तो इस तरीके अलग अलग देखिए आप जोग्राफिकल जो ये यूपी है अपना,
अलग अलग जगह एक ही प्रदेश में कितनी भिन्नताएं देखने को मिलती हैं, जैसे आपको ये पहले बताया गया था। ये देखिए, इधर बाढ़ आई जा रही है, इधर सूखा पड़ा जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक जो है आपको हमारे हिसाब से एकदम क्लियर हो गया है। ठीक, आप जो भी है, कोई अगर डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप कमेंट ज़रूर कीजिए। ठीक है, नंबर दे रखा है, और टेलीग्राम पे आप जा कर के चैनल से भी जुड़ सकते हैं। ठीक, अब देखिए क्लाइमेट चेंज के रिस्क क्या क्या हैं। ठीक, दुनिया भर की आप बुक पढ़ेंगे तो 10 पेज में सिर्फ आपको यही मिलेगा रिस्क क्या है। सिंपल सा निकाल के आपके सामने रख दिया है। पॉपुलेशन अगर बढ़ेगी तो एग्रीकल्चर पे आपके प्रेशर बढ़ेगा। ठीक, और जब एग्रीकल्चर पे प्रेशर बढ़ेगा मतलब कि एग्रीकल्चर से जो इनकम और एग्रीकल्चर से जो प्रोड्यूस है, प्रोडक्शन, उसको बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन वो बढ़ेगा कैसे, जब क्लाइमेट चेंज ही आपका इतना बड़ा हावी हो जाएगा। ये एक चैलेंज हो गया। एनुअल रेनफॉल, ये कहा गया है, रिपोर्ट है ये सब वेबसाइट का है टोटल, UP CCE.gov.in। ठीक है, ये कोई फर्जी नहीं, सब कुछ जो है कंप्लीट वेबसाइट भी आपको दिखाएंगे, सोर्स भी। एनुअल रेनफॉल बढ़ने की उम्मीद है 2050 तक 15 से 20%। लेकिन इससे ये नहीं कि इससे कोई हम लोग को फ़ायदा है, इसका कहीं फ़ायदा है तो बहुत जगह नुकसान भी है, क्योंकि बहुत सी क्रॉप्स ऐसी हैं जो जिन्हें कम वर्षा चाहिए होती है। ठीक है, अब देखिए आप इधर कि जो मैक्स टेम्परेचर जो बढ़ने की बात कही गई, ये रिपोर्ट है 2050 तक। ये फैक्ट अगर आपने बस ऐसे सन डायग्राम बना के ऐसे लिख दिया ना एक ही लाइन में, तो समझ जाइए कोई तोड़ नहीं इसका। 1.8 डिग्री सेल्सियस से 2.1 डिग्री सेल्सियस तक क्या मैक्सिमम टेम्परेचर बढ़ने की चांस है 2050 तक। डिक्लाइन इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी अप टू 25% इन इरीगेटेड एरियाज एंड अप टू 50% इन रेन फेड एरियाज। ठीक, यहाँ पर जो इरीगेटेड एरिया है, यहाँ पर एग्रीकल्चर का जो उत्पादन है वो 25% गिरावट देखने को मिल सकती है, और जो रेन फेड एरियाज़ हैं वहाँ पर 50% तक गिरावट देखने को मिल सकती है। अभी फैक्ट और लाइनें आप देखिएगा कि इनको आप लिखेंगे तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इनकंसिस्टेंट, ठीक है, और इरेटिक मानसून्स, मतलब इनकंसिस्टेंट मतलब क्या, आज वर्षा होनी थी, आज नहीं हुई, 2 दिन नहीं हुई, पता चला 3 4 5 दिन हुई, फिर छठे दिन फोरकास्ट बता रहा था कि होगी, हुई नहीं, 7वें दिन हो गई। इरेगुलर, इनकंसिस्टेंट, आज हुई कल नहीं हुई, कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक, इससे क्या है, सूखा, वाटर स्कार्सिटी। ठीक है, देखिए बुंदेलखंड का जो रीज़न है, तो इससे क्या है, क्रॉप यील्ड में फ़र्क आएगा, लाइव स्टॉक में फ़र्क आएगा, आपके प्रोडक्टिविटी में फ़र्क आएगा, पर कैपिटा इनकम में फ़र्क आएगा, जीडीपी में फ़र्क आएगा। ठीक, डोमिनेंस ऑफ स्मॉल एंड, आप सबको पता है, पहले भी पता होगा, प्री का ये लेवल का है, प्री है ये चीज़, लेकिन फैक्ट है प्लस गवर्नमेंट अप्रूव्ड, गवर्नमेंट ऑथेंटिकेटेड फैक्ट है, इसलिए लिखा है और इसलिए आपको याद करना है ये। अब पता है आपको कि डोमिनेंस ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स का ज़्यादा है, 90 से 92% तक यही है। ठीक है, ये स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, जिन्हें हिंदी में कहते हैं लघु और सीमांत, लघु और सीमांत किसान, इनका कितना है, 90+% ये पाए जाते हैं, 90 91 92। ठीक है, इनसे भरी हुई है अपना राज्य और अपना देश। ठीक है, तो इसमें देखिए कि इनके पास क्या है, या तो मार्जिनल लैंड होल्डिंग होगी या फिर स्मॉल लैंड होल्डिंग होगी। ठीक है, तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्टली जब ये अफेक्टेड होंगे क्लाइमेट चेंज से, तो जाहिर सी बात है जिस चीज़ ये ज़्यादा इनका कवरेज है ना, तो ओवरऑल जो है ये सब कुछ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड ही है। मतलब आप ये सोचिए, यहाँ जाना है तो या तो डायरेक्ट आप चले जाइए, या तो यहाँ जाइए, फिर यहाँ जाइए, फिर यहाँ जाइए। तो वही चीज़ है कि डोमिनेंस ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स विद स्मॉल लैंड होल्डिंग्स विल मेक यूपी मोर वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये चीज़ हो गया, मतलब फैक्ट्स हैं, ये आपको बस लिख देना है, याद कर लेना है, समझ लेना है, और वहाँ पे इनका यूटिलाइज़ करना है। राम कहानी वहाँ पे जय श्री राम, लेकिन वहाँ पर कहानी आपको नहीं लिखनी है, बस राम जी का नाम लेना है, जय श्री राम करना है, और आपको क्या लिखना है, जो एग्जैक्ट फैक्ट्स होंगे। ठीक, फैक्ट्स हो और वो लिखना है। बाकी इसमें आपको ये नहीं कि आप दुनिया भर की इसमें कहानी लिखे दे रहे हैं, सिर्फ टू द पॉइंट जाना है। ठीक है, अब देखिए आपको अब बताया जाएगा
कि अब देखिए फैक्ट ही है ये पूरा आपको बस सजाने के लिए कि कैसे आप कम वर्ड्स में एरो के जरिए फ्लो चार्ट डायग्राम के जरिए आप सजाएंगे। इससे वाटर क्वालिटी पे क्या फ़र्क देखने को मिलेगा, वाटर क्वालिटी पे जो इसका इफेक्ट है बहुत हाई है। कैसे, ये है कीवर्ड, ये आपको चिपकाना है 6.4 मिलियन डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर, जिसे बोलते हैं DALY। अगर आपने इतना लिख दिया DALY तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपके पास लेवल है। बस 6.4 मिलियन DALYS, ठीक। इसे बोलते हैं डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर। मतलब एक हुआ कि जैसे आप 70 साल आपको जीना है तो आप अच्छे से कितने साल जिए, और किसी बीमारी से ग्रसित होकर कितने साल जिए, और फिर कितना आपको जीना था, और बीमारी के कारण आप कितने जो एक्सपेक्टेड लाइफ उससे कब आपकी एक्सपायरी हो गई। ठीक है, जैसे 70 साल आपको मान लीजिए जीना था, ठीक है। DA कोई इंपॉर्टेंट, बस आपको ये याद करके वहाँ लिखना है, लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं। 70 साल आपको जीना था, आप 50 साल तक सही सही जिए, एकदम फिट, बढ़िया जिम विम कर रहे हैं, सब कुछ है, बहुत फिटनेस सब कुछ मेंटेन कर रखा है, हेल्थ वेल्थ सब कुछ अच्छा है, पढ़ाई लिखाई से सब एकदम सब अच्छा चल रहा है, आपका प्रोग्रेस और काम हम सब अच्छा चल रहा है, फिट है एकदम। फिर क्या होता है कि दुर्भाग्यवश 10 साल आपको कोई बड़ी बीमारी आ जाती है, ठीक, आप ग्रसित होने लगे, आपके उसमें 10 साल 5 साल उसमें निकल गए। फिर आपको जीना तो था 70 साल, लेकिन अब आप 50 साल के बाद आपको बीमारी घेर ली, और आपकी एक्सपायरी हो गई कब, 60 ही साल में। 10 साल आप किसी तरीके खींच पाए, और जीना कितना था 70 साल। तो ठीक है, तो मतलब 50 साल आप सही सही जिए, 10 साल आप बीमारी से जूझे रहे, ठीक। 70 साल जीना था, ठीक, तो बचा कितना 10 साल ना। 10 साल बाद आप 50, 10 60, 10 70, तो ये 10 साल तो आप जी नहीं पाए, और ये 10 साल आप किससे जिए, बीमारी से ग्रसित होकर। तो आपका जो DALY होगा वो क्या होगा, 10+10। समझ रहे हैं आप, ये आपकी फ्रेश लाइफ बिंदास फिटनेस वाली काउंट ना करके, जितना ग्रसित लाइफ थी और जितना आपने एक्सपेक्टेड आपको जीना था और आप नहीं जी पाए बीमारी की वजह से, उन दो को आप जोड़ लिए। जैसे 70 साल जीना था आपको, ठीक है, आप 50 साल जिए, 10 साल बीमारी में जिए, तो एक ये जुड़ गया। फिर आपकी यहाँ पे 50 10 60 60 साल पे सपोज़ एक्सपायरी हो जाती है किसी पर्सन की। जीना तो 70 था, तो कितने साल नहीं जी पाया, 10 साल नहीं जी पाया, तो 10 साल ये और 10 साल बीमारी के, मतलब 20 साल। ये हो गया आपका क्या, DALY, इसी को बोलते हैं, मतलब डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर। बहुत बड़ा रोल है। और ये आप समझिए कि 6.4 मिलियन DALY हो गया है वाटर क्वालिटी की वजह से, पुअर सैनिटेशन की वजह से, ठीक है, स्कार्सिटी की वजह से, ठीक। ये कंटेंट आपको याद कर लेना है, फिर से बता रहे हैं, याद करना है। यह यहाँ पे जो याद कराने वाली चीज़ें वो आपको मैं प्रमोट करता हूँ। फ्लोराइड, नाइट्रेट और आयरन क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि इनका जो कंसंट्रेशन है बढ़ गया है एज़ पर लिमिट प्रेस्क्राइब्ड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO ने जो लिमिट बताई है उससे ज़्यादा इनका कंटामिनेशन वाटर में पाया जा रहा है। 11 डिस्ट्रिक्ट में फ्लोराइड का ऐसा हो चुका है, 8 डिस्ट्रिक्ट हैं, इसमें शायद लिखा नहीं है, नाइट्रेट नहीं लिखा है, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा नाइट्रेट 8 डिस्ट्रिक्ट में जो है WHO के द्वारा जो प्रेस्क्राइब लिमिट है उसको पार कर चुका है, और आयरन 11 डिस्ट्रिक्ट को पार कर चुका है WHO के द्वारा जो लिमिट बताई जाती है उसके अनुसार। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ लीजिए, ये फैक्ट है। फ्लोराइड, नाइट्राइट, आयरन, कीवर्ड याद कर लीजिए FIN, फिन। फ्लोराइड, आयरन, नाइट्रेट, इनका जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, वो WHO की जो प्रेस्क्राइब्ड लिमिट है उसको पार कर चुका है और ख़तरे का निशान पे खड़ा हुआ है। ठीक है, 11 राज्य इसमें हैं, सॉरी 11 ज़िले इसमें, और 11 ज़िले इसमें और 8 ज़िले इसमें, ठीक, जिस पे रेड अलर्ट, मतलब इसमें प्रभावी हो चुका है ये कंटामिनेशन। अर्बन एम्बियंट एयर पॉल्यूशन, ये इसलिए याद करना है कि आपको GS के पेपर में 6 में एयर पॉल्यूशन वाले में ये डेटा चिपकाने को मौका पूरा मिलेगा, इसलिए आपको ये डेटा पता होना भी ज़रूरी होता है। यहाँ से सीवियरिटी क्या है इसकी, तीव्रता, भाई इसकी भी सीवियरिटी हाई है जैसे कि वाटर की थी।
और इसमें क्या कर देना है, ये डिसेबिलिटी वालों की संख्या क्या है 0.4 मिलियन। ठीक। एसपीएम सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर लेवल इन 8 सिटीज़, 8 सिटीज में क्या है 2 से 3 गुना बढ़ चुका है। ठीक। ये 2 पॉइंट हो गए आपके एकदम मजबूत सॉलिड। बायोमेडिकल अस्पताल वाले जो हैं क्या है, इसमें अभी मीडियम है इसका। ठीक। मेडिकल इंफ्रा ही नहीं इतना अच्छा, तो मीडियम तो अभी होगा ही। बस फैक्ट आपको रटा होना चाहिए कितना इसका है आउटपुट, मतलब ये कितना किस मात्रा में ये निकल रहा है बायोमेडिकल वेस्ट। 20.7 टन पर डे, बस बहुत है। बायो मेडिकल वेस्ट इंटेंसिटी क्या है इसकी, मीडियम। कितना एमिशन है 20.7 टन पर डे वेस्ट है इसका। ठीक है, ये फैक्ट है एकदम। डेटा जो है एकदम लेटेस्ट है, 2023 या फिर जो 2019 की रिपोर्ट आती हैं जो 5-5 साल तक वैलिड होती हैं, 2021 रिपोर्ट, सब एकदम करंट है। फॉरेस्ट और बायोडाइवर्सिटी की बात करें, अगेन ये हाई वाले तो आपको कोट ही करने हैं। वाटर एक हाई है, एक एम्बियंट अर्बन की एयर पॉल्यूशन देख ही रहे हैं आप लोग, दिल्ली वगैरह में क्या हाल आपको देखने को मिला था, देख ही रहे हैं, सबको पता है, सांस लेने तक में दिक्कत थी। फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी क्या इंटेंसिटी, हाई। अब देखिए 5,000 से 10,000 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट लैंड डाइवर्टेड फॉर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। ये अब बस डेटा है, मतलब 5,000 से 10,000 हेक्टेयर लैंड जो है ये डाइवर्ट की किस में, डेवलपमेंट में, इंडस्ट्रियलाइजेशन में, अर्बनाइजेशन में। और एक फैक्ट ये कि गैंजेटिक डॉल्फिन जो है इसको थ्रेट हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी की बात है। ठीक, आगे बढ़ लेते हैं। ये आपको पीडीएफ देनी पड़ेगी तो उसको हटा देते हैं। लैंड, अच्छा लैंड डिग्रेडेशन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो लैंड डिग्रेडेशन में क्या है, अगेन इसमें जो है वेरी हाई सीवियरिटी है, तीव्रता। ठीक है, इसमें देखिए 13.52 मिलियन हेक्टेयर ऑफ लैंड अफेक्टेड बाय डिग्रेडेशन, बस बहुत है। ठीक, अब आपको डेटा कौन कौन से हो गए, वाटर के हो गए 6.4 मिलियन DALY, एयर के हो गए 0.4 मिलियन डी। बस आप इतना लिख देंगे ना वो समझ जाएंगे। मेडिकल बायोमेडिकल का क्या है 20.7 टन पर डे। फॉरेस्ट का आपको बता दिया है 5,000 से 10,000 हेक्टेयर, ठीक है, हर साल। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद लैंड डिग्रेडेशन का बता दिया आपको। वाटर अवेलेबिलिटी स्ट्रेस, ठीक, ये आपको ये देख लिए 13,500 विलेज, ठीक है, जिसमें 12% रेवेन्यू विलेज है। ये क्या है, यहाँ पर मतलब जो ड्रिंकिंग वाटर की ही कमी है। ठीक है, डज नॉट हैव, ठीक, ड्रिंकिंग वाटर सोर्स। और 42,775 विलेज क्या है, लिमिटेड एक्सेस है। आप देखते होंगे न्यूज़ में आता है कि लोग जा रहे हैं, पानी की स्कार्सिटी, पानी की कमी कितनी है, पानी नहीं है, दूर दूर 2 किलोमीटर 5-5 किलोमीटर जा रहे हैं पानी लेने। महिलाएं हैं और बच्चे हैं, सब लोग जो है पानी लेने 2-2 3-3 5-5 किलोमीटर जा रहे हैं। तो उस चीज़ के बारे में ये है। एक्सट्रीम वेदर कंडीशन की अगर बात की जाए तो जैसे हीट वेव आप लोगों ने देखा कितनी ज़्यादा न्यूज़ में रहा और चर्चा में रहा। ठीक है, ये इंडिया का फैक्ट है कि मतलब ये रिपोर्ट थी, कितनी कितनी क्या डेथ हुआ, कितना क्या परसेंट है, खैर ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, और ये देखिए जो सेक्टर्स की अगर बात किया जाए कि यूपी में कहाँ कहाँ पर जो क्लाइमेट चेंज है वो भागीदार कैसे है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर है। कॉमर्शियल सेक्टर में देखिए आप, ठीक, तो इसमें देखिए सबसे ज़्यादा, या बार ग्राफ ऐसे बना सकते हैं, ठीक, सबसे ज़्यादा इसमें जो है आपको देखने को मिलेगा तमिलनाडु में। ठीक है, फिर आपको महाराष्ट्र में, फिर आपको यूपी में। ठीक, मतलब क्या यहाँ से निकला कि यूपी जो है आपका थर्ड लार्जेस्ट यहीं पर खड़ा है कॉमर्शियल सेक्टर में, जो भागीदार है आपका क्लाइमेट चेंज का। बाकी पता है ट्रांसपोर्ट है, इलेक्ट्रिसिटी का आपको पता ही है कि थर्मल पावर प्लांट जो है सबसे घातक ये आपको साबित हो रही है। देखिए सिंबल बना दिया सो सेट, ताकि आपको पिक्टोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में थोड़ा सा आसानी हो जाए। रेजिडेंशियल सेक्टर है, हर तरफ से जो है दुर्गत है, समझ लीजिए आप। ठीक है, ये फैक्ट है। ये यूपी जो है ये सारे हर सोर्स से कहीं इन प्रकार से क्या कर रहा है, आप ऐसे लिख देंगे यूपी कंट्री इन क्लाइमेट चेंज, उत्तर प्रदेश का जलवायु परिवर्तन में
किन किन फील्ड से योगदान, कैसे कैसे मतलब कहाँ कहाँ से, किस किस क्षेत्र से इनका कारक है। आपने ऐसे लिख दिया बस, और सीधे बस चार्ट बना देंगे। यहाँ पे ऐसे डायग्राम बना दिए, साइड में ऐसे लिख दिए यूपी थर्ड लार्जेस्ट इन कॉमर्शियल सेक्टर, आगे बढ़िए। इस तरीके आपको लेकर चलना है। अब देखिए, अब आप यहाँ पे बात आती है बहुत इंपॉर्टेंट। अब ये शुरू हो रहा है। अब देखिए, यहीं से आपके बनेंगे कंक्लूज़न, यहीं से आपकी डेवलपमेंट होगी एज अ ऑफिसर। क्या सोचना है, क्या आप लिखेंगे, यहीं से आप इम्प्रेस करना स्टार्ट करेंगे। आपने फैक्ट तो अभी तक दे दिया खूब, अब देखिए अब आपको कितना ज़बरदस्त कंटेंट यहाँ पे दे रहे हैं। रिसेंट इनिशिएटिव उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा जो जो की गई थी, देखिए बस आपको ये लिखना है, प्लेटफॉर्म लाइक नेशनल क्लाइमेट कॉन्क्लेव 2023 में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हुआ था। अगर आपको थोड़ा भी करंट है तो, मजबूत हुई हो तो, 2023 में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ये कॉन्क्लेव हुआ था क्लाइमेट चेंज को लेकर के, इसमें बात की गई थी और इसी के बारे में अवेयरनेस को लेकर ये प्लेटफॉर्म था। क्लाइमेट स्मार्ट विलेज कंपटीशन, ये सब आपको ऐसे ऐसे बस लिख देना है बॉक्स बना के, फिर देखिएगा आपकी मार्क्स क्या मिलता है आपको। क्लाइमेट स्मार्ट विलेज कंपटीशन, ठीक, अवेयरनेस फैलाना, ठीक है, विलेज विलेज में जा कर के कि मैं ऐसा इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, मेरे विलेज से ऐसा काम हो रहा है, ऐसे काम हो रहे हैं करके, बस आपको एक्सप्लेन नहीं करने, बॉक्स बना के बस लिखने हैं, उनको दिखाना है। इन हाउस रिसर्च प्रोग्राम, क्लाइमेट संवाद, बस ऐसे आपको बॉक्स में लिख देना है, ठीक है। क्लाइमेट सब कुछ टोटल सारे जो हैं क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हैं, अवेयरनेस से रिलेटेड हैं, रिसर्च से रिलेटेड हैं, ठीक, और इनकी जो लोगों तक जो है कैंपेन करने से रिलेटेड हैं। एक प्रकार से सब प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक। ये हो गए आपके बेसिक चीज़। इसके बाद आपको और चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि क्लीन इन्वायरमेंट ऑनलाइन हैकथन्स 2021, ये सब बॉक्स में आपको बस लिखने हैं, समझिए बस, ये आप ऐसे ही बना देना, इसमें कहानी नहीं लिखनी, बिल्कुल कोई रामायण नहीं लिखनी। ये इन्वायरमेंट मैन्युफैक्चरिंग, ये क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, बस ऐसे ऐसे देखिए हम जैसे बॉक्स बना रहे हैं ना, बस आपको ऐसे लिखना है। आपको खुद पता है, इतना तो पता है खुद की इसके अंदर क्या किस चीज़ की बात की जा रही है। ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी, ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन पर फोकस, आपको ही पता है कि ग्रीन हाइड्रोजन और सोलर डेली की न्यूज़ बनी हुई है। बायो एनर्जी पॉलिसी जो हम हाईलाइट कर रहे हैं, ये ऐसे आपको भी चार्ट बना के हाईलाइट करनी है। किस लिए, बस आप लिख दिए CBG 2026-2027 तक। CBG क्या है, कॉम्प्रेस्ड बायोगैस, इनको इनके उत्पादन के लिए 2026 तक पॉलिसी कहती है, ठीक। सोलर पावर पता ही है आपको, PM कुसुम योजना चल रही है, यूपी भी फॉलो कर रहा है सब, है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्टली जो है सबके इनसे जो है मोटिवेटेड होते हैं। इंस्टॉलेशन, एक सेकेंड, ये देखिए, हाँ, इंस्टॉलेशन कहाँ गया, हाँ ये देखिए, सॉरी इसको हटा देते हैं। ये देखिए, इंस्टॉलेशन ऑफ एडिशनल कार्बन सिंक, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बस आपको बस ये लिखना है कि क्या कंक्लूजन में जैसे आए तो कैसे आप लिख सकते हैं, सिर्फ आपको ये लिख देना, मेंशन कर देना है कि इंस्टॉलेशन ऑफ एडिशनल कार्बन सिंक्स कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी पाइवोटल रोल, ठीक है, वेरी गेम चेंजर रोल इन कंट्रोलिंग और कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज। मतलब कि कार्बन सिंक का जो है, इसका जो है इंस्टॉलेशन करने से जो जलवायु परिवर्तन पर काबू पाने का एक महान उपयोग हो सकता है। मिया वॉकी फॉरेस्टेशन, प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आया था, UPSC में भी आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने मैंने डिब्बे बना दिए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एज इट इज़ इसको रट लेना है। और देख ली कितने कम उसमें आपको सारा मैंने फ्लो चार्ट और उसके ज़रिए सब दे दिया है। बाकी इसको आप अपने हैंड रिटन से जब बनाएंगे तो एज अ चार्ट बना लीजिएगा, और कमेंट ज़रूर करके मुझे बताइएगा कि कैसा इनिशिएटिव मियावाकी एफॉरेस्टेशन, ये जहाँ पे भी आप केस स्टडी डाल देंगे ना, 4 चांद आपके आंसर में लग जाएगा। दूसरा, खुद में स्टेट एक्शन प्लान पॉलिसी, अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। क्लाइमेट चेंज को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने ये बनाई थी। इसमें आप क्या लिख सकते हैं, यूपी ग्रीन मिशन है, इसमें वाटर मिशन है, इसमें एनर्जी एफिशिएंसी की बात की गई है, इसमें स्ट्रैटेजिक नॉलेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात की गई है। सोलर की तो हर जगह आप लिख सकते हैं, कुछ ना याद है सोलर मिशन लिख दीजिए, ठीक।
सेटअप ऑफ क्या कहता है कि 22,000 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट बाई 2026-27 इन यूपी। ठीक, सोलर पार्क के जरिए, रूफटॉप के जरिए। आपको पता होगा कि आजकल कितना ज़्यादा सब्सिडी वगैरह मिल रही है कि रूफ पे, अपने रूफटॉप पर सोलर को आप इंस्टॉल करिए। पीएम कुसुम योजना, ये सब बस आप बस एरो चार्ट बना के लिख देना है, और एक एक लाइन जिसमें जैसे बेसिक चीज़ें वो आपको ऐसे करके एक्सप्लेन कर दी। टाइम है तो, वरना बस बॉक्स ही एनफ है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात इसमें की गई है। और हाँ, ये क्वेश्चन आपका आ भी चुका है, स्टेट एक्शन प्लान। ठीक है, तो उसमें ये सारी चीज़ आप लिख सकते हैं। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सोलर एनर्जी मिशन, स्ट्रैटेजिक नॉलेज मतलब रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, एनर्जी एफिशिएंसी, ग्रीन यूपी मिशन, ये सारी चीज़ आप उसमें लिख सकते हैं। ठीक, तो ये चीज़ है। ठीक है, और देखिए क्या क्लाइमेट रेजिलेंट क्रॉप्स की बात की गई है। ठीक है, जो कम पानी लें, जो क्लाइमेट को ज़्यादा मतलब हानि ना पहुंचाएं, क्लाइमेट परिवर्तन में जिनका रोल कम हो। सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट की बात, ये सारा आप उठा के किस में लिख देंगे? स्टेट एक्शन प्लान में। ऑलरेडी आस्क्ड इन लास्ट ईयर। ठीक है, पिछले साल पूछा गया था ये। इस बार पूछा क्या जाएगा, आपको बता दें कि आपको सोलर पॉलिसी तैयार कर लेनी है मेंस के लिए 2024 की। पक्का कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। क्लाइमेट चेंज, सोलर पॉलिसी, ये दो में आपको पक्का कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। हो सकता है दोनों दिख जाएं। ठीक, ऐसा मेरा प्रिडिक्शन है, क्योंकि जो चीज़ ज़्यादा न्यूज़ में रहती है वो दिखती है, और बहुत बर्निंग टॉपिक है ये, इसमें कोई डाउट नहीं है, आपको भी पता है। फिर ये देखिए भाई, स्टेट एक्शन प्लान की बात चल रही कि क्लाइमेट रेजिस्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए, और एनर्जी ऑडिटिंग होने की बात की गई थी, और एलईडी लाइट्स की बात की गई थी, इन पर ज़्यादा फोकस किया गया था इंस्टॉलेशन पर। सोलर पैनल तो जान ही रहे हैं आप, हर जगह है। वाटर कंजर्वेशन की बात की गई थी, ये क्या है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात इसमें की गई थी। सिंपल, आप ऐसे बस चार्ट बना के लिखेंगे, क्योंकि वहाँ बस आप पकड़ के चलिए 200 शब्द। उसमें आप जब ये सटीक पॉइंट लिखेंगे तो आप खुद सोच सकते हैं। और बाकी इतना तो आपको पता ही है कि एक आध लाइन बनानी पड़ जाएगी तो आप बना लेंगे। दूसरी बात शुरू होती है हमारे पार्ट 2 टॉपिक से, जो कि वेदर फोरकास्टिंग पे है। सबको पता है कि इसका नीड क्या है, हर जगह तो नीड है इसका। एग्रीकल्चर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, एविएशन सेक्टर हो, डिफेंस सेक्टर हो, ठीक है, हर जगह तो इसका नीड हो ही चुका है। अब देखिए, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट लखनऊ की बात की गई है कि ये ब्रिटिश काल में 1894 में स्टेबलाइज किया गया था, और अब इस वक्त अमौसी एयरपोर्ट, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट से ये अपना काम पूरा कर रहा है, वहीं पर ये है। ठीक है, इसके अलावा 3 जगह ये और है। ठीक, एक है रायबरेली में, एक है ये बनारस में, वाराणसी में, और दूसरा आपका लखनऊ में। ठीक, 3 जगह और है, और इसको और बढ़ाने की आवश्यकता है। ये वन ऑफ द चैलेंज है, क्योंकि इतने बड़े राज्य में, इतनी जनसंख्या में, और ऊपर से बढ़ते क्लाइमेट चेंज में, बढ़ते जलवायु पर परिवर्तन के कारण ये चैलेंज साबित होता है कि इस जो 3 सेंटर है ना, इनको बढ़ाया जाए, तब जाके ये हम कोप अप कर पाएंगे। और वेदर फोरकास्टिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वेदर फोरकास्टिंग में डाउन होगा तो बहुत सी चीज़ें आपकी डाउन हो जाएंगी। क्लाइमेट चेंज की वजह से ऑटोमेटिक एक्यूरेसी में फ़र्क देखने को बराबर मिल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका उसके बारे में। बाकी नीचे देखिए आपको मिल जाएगा कि सर्विसेज देखिए नीचे लिखी हुई हैं। ठीक है, रेडियो में है, टीवी में है, डिफेंस में है, जनरल पब्लिक की सर्विस है, और प्राइवेट सेक्टर को भी पेमेंट मोड पर ये देता है। ये सब वेबसाइट के हैं ओरिजिनल सोर्स। एविएशन सेक्टर है, सेंटर और स्टेट के डिपार्टमेंट जैसे हो गए रेलवे, ठीक है, ये एग्रीकल्चर वगैरह, वहाँ पर भी इनका नीड है। लखनऊ सेंटर का क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, PYQ, साथ में PYQ एनालिसिस भी आपको देता रहूँगा सारा सब कुछ। और जो भी प्रीवियस ईयर का पूरा है वो मैं पूरा आपको वो भी प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, अब लखनऊ सेंटर है तो देखिए इनका क्या क्या रोल है। तो वेदर फोरकास्टिंग में है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स समझिए, इनका मिशन समझिए, एम समझिए। डिज़ास्टर मैनेजमेंट में पहले से सूचना दे देगा तो आप तैयार हो जाएंगे, सरकार तैयार हो जाएगी, लोकल एडवाइजरी बन जाएंगी। ठीक है, एग्रीकल्चरल एडवाइजरी दे देगी, क्रॉप ये मतलब वर्षा होनी है, नहीं होनी है, सूखा आना है, बाढ़ आना है, तो उसी हिसाब से किसान और आम जनमानस जो है अपने तैयारी कर सकेगा। ट्रेनिंग और अवेयरनेस तो हर जगह फील्ड में इंपॉर्टेंट है रिसर्च के लिए। ठीक है, अदर सपोर्ट में, अदर सर्विसेज में भी इसका योगदान है। ठीक है,
डेटा बैंक में योगदान है, डेटा कलेक्शन करना, पुराने डेटा से नए डेटा को इंटरलिंक करना, क्या खामियां आ रही हैं, क्या टेम्परेचर रेज हुआ, हीट वेव्स का पुराना प्रभाव क्या था, नया प्रभाव क्या है, वर्षा का क्या कारण है, एनुअल रेनफॉल में क्या फ़र्क आया है, सूखे में कितना प्रभावित क्षेत्र रहे हैं, कौन से क्षेत्र हैं जो इस बार सूखे से प्रभावित हुए, पिछले बार वहाँ पर रेन देखने को मिली थी, या जहाँ पे जो मतलब पहले जहाँ पे सूखा पड़ा था इस बार वहाँ रेन मिली। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। जगह कम पड़ जाएगी, आप लिखने को बहुत सारे लिख सकते हैं, सटीक पॉइंट सामने लिखा हुआ है आपके। एयरपोर्ट आपको बता दिया, लखनऊ में है, बाबतपुर वाराणसी में है, फुर्सतगंज रायबरेली में है, 3 सेंटर्स हैं। ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि इसको बढ़ाया जाए। अब चैलेंजेस इन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ लखनऊ के बारे में पूछा जा सकता है। तो भाई जनसंख्या ज़्यादा है तो सेंटर हमारी बढ़ाने की आवश्यकता है, बड़ा राज्य है आपको भी पता है, ठीक है। अनप्रेडिक्टेबल फोरकास्ट है क्लाइमेट चेंज की वजह से, ठीक है। क्लाइमेट इतना हावी होता जा रहा है कि प्रोडिक्शन इसका गड़बड़ाता जा रहा है। और इसमें क्या है, देखिए अर्बन हीट आइलैंड के बारे में आप एक्सप्लेन कर दिए कि एक शहर है, यहाँ पे कुछ तापमान तो यहाँ पे कुछ तापमान देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये मतलब लोकल वेदर इफेक्ट की वजह से, ठीक। टोपोग्राफी आपको पता है कि यूपी जो है आपका जो है, ठीक है, मतलब अलग अलग उसमें आपको क्या देखने को मिला, टोपोग्राफी ऐसी है कि सब जगह आपको अलग अलग खामी आ जाए, इसका अलग अलग सीन है आपको देखने को मिलता है पूरे प्रदेश में। भौगोलिक परिदृश्य के हिसाब से अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से एक चुनौती बनता जा रहा है। तो वेदर फोरकास्ट डिपार्टमेंट के लिए, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लिए, सबके लिए उत्तर प्रदेश यहाँ पर चुनौती बनता जा रहा है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज तो आपको पता है, सारे रिकॉर्ड जो है जितने भी पुराने रिकॉर्ड सबको फेल कर दे रहा है। वर्षा होनी थी, वर्षा हो ही नहीं रही है, जहाँ वर्षा बहुत ज़्यादा होती थी, बाढ़ आती थी, वहाँ सूखा पड़ा जा रहा है। तो इस तरीके की चीज़ें का मतलब है क्लाइमेटिक चेंज, मतलब सोचा कुछ है हो कुछ रहा है, तापमान कुछ हो जाना था चला कुछ भी जा रहा है। देखिए 50-50 डिग्री पहुंचा जा रहा है इस बार तापमान, लोग गिर गिर पड़ रहे हैं। अब देखिए आपको थोड़ा सा दिखाते हैं, ये सब देखिए आप, ठीक, कैसे ये सारा आपको यहीं से सब पूरा डेटा करंट फैक्ट्स के साथ दिया गया है, ठीक है। ये देखिए, ये पूरा आपको ये दिखा रहा हूँ बस कि कंटेंट आप थोड़ा देख लीजिए। और इसके अलावा जो है वेबसाइट कंसल्ट की गई हैं, ठीक है, करंट अफेयर्स है, मैगजीन्स है, और भी सोर्सेज हैं, रिपोर्ट्स हैं। जैसे फॉरेस्ट का डेटा है तो वो फॉरेस्ट की रिपोर्ट है उससे दे रहे हैं। तो ऐसे करके सारी चीज़ें आपको दी गई हैं, ठीक। इससे आपको डेटा निकाला गया, कोल्ड वेव सारी देखी, ग्राफ वगैरह सब डेटा वगैरह, इससे ही आपको पूरा कंपाइल करा के दिया गया है कि आप जो है बेस्ट वर्क परफॉर्म देखिए, कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए, ठीक है। और देखिए आपको दिखाते हैं, ये देखिए हेल्थ एक्शन के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। तो ये सारे मतलब ये क्या है, ये स्टेट एक्शन प्लान रिपोर्ट है पूरी, ठीक है, पूरी पॉलिसी के बारे में है, ठीक। ये देखिए, तो ये सोचिए पूरा करने के बाद, गो थ्रू होने के बाद, सोर्स और जगह से करने के बाद तब आपको बताया जाता है। इसमें फिर लोग बताने लगते हैं कि 299, और जब इसको 499 करने की बात हो रही थी तो कुछ लोग बोल रहे थे कि ये ज़्यादा है, बताइए इतने एफर्ट्स के बाद तो इसमें क्या ही होता है आपको ही पता है, ठीक है। देखिए, ये देखिए एनर्जी ऑडिटिंग, ठीक है। ये एलईडी लाइट वाली जो आपको बात की थी, मतलब पूरा इसको देखने के बाद सोलर पैनल की बात बताई गई थी, वाटर कंजर्वेशन की बात बताई गई थी, क्लाइमेट रेजिलेंट इंफ्रा की बात बताई गई थी, समझ रहे हैं, वो सारी चीज़ मतलब कैपेसिटी बिल्डिंग की बात बताई गई थी। तो ये सारी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये है, ये सब देखिए क्या है, जो गवर्नमेंट कैंपेन और जो इसके बारे में सब वो बता रही है, मतलब कैसे सारा सब कुछ है, बीट द हीट, ये सब सारा सब कुछ। तो वो उसी तरीके देखिए, ये है हमारा बना हुआ क्या, क्लाइमेट के बारे में। अगर जीएस पेपर 3 में आ जाता है क्लाइमेट, तो आप यूपी का कोट कर सकते हैं, उठा के एग्जाम्पल दे सकते हैं। यहाँ से देखिए आईपीसीसी के बारे में दिया गया है कि 7 साल में रिपोर्ट छापता है, कैसे कॉम्बैट करना है क्लाइमेट चेंज को, इसके बारे में बताता है। ये देखिए आईपीसीसी के बारे में लिखा हुआ है, ठीक, पूरा कब सेटअप हुआ था, किसने सेटअप किया था, ठीक। रिपोर्ट्स इंडिया के बारे में क्या बताती है, देखिए फैक्ट है मुंबई के और अहमदाबाद के, एक फैक्ट आप याद कर लीजिए कोई भी, कि हाई रिस्क ऑफ सी लेवल राइज, किसने रिपोर्ट में कहा था, आईपीसीसी ने कहा था, ठीक। वेट बल्ब टेम्परेचर क्या है, ठीक है। ये देखिए इसके बारे में आप कोट कर सकते हैं कि ये सब सब कुछ क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, कि वेट बल्ब टेम्परेचर जो है हीट प्लस ह्यूमिडिटी का है। 31 पे और 35 पे क्या, 31 पे जब आता है तो एक्सट्रीमली डेंजरस, और इस पे जो है सर्वाइवल फॉर मोर देन 6 आवर, ठीक भाई
फिट एडल्ट, इसके बाद काम ही ख़त्म इंसान का। ठीक, सेंटर बैंड यूज़ ऑफ सिंगल यूज़ प्लास्टिक, ये देखिए सब क्लाइमेट से रिलेटेड है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक से। ठीक, ये सब आप लिख सकते हैं। इनिशिएटिव क्या है कि सेंटर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB के द्वारा कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन किया जाए। ये जब आपके GS3 में पूछा जाए तो उसके लिए, ठीक है, उसके लिए ये पॉल्यूटर पेस प्रिंसिपल। अब आप सोचिए इसको आप कोट कर देंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, जब एक बार सोच के देखिए, इसको आप कोट कर देंगे पॉल्यूटर पेस प्रिंसिपल का मतलब क्या है, खुद समझ सकते हैं कि जो उत्सर्जन ज़्यादा इसका करेगा उसके ऊपर फाइन और ये सब चीज़ें लगाई जाएंगी। ठीक, डेटा देखिए लिखा हुआ है, ग्लोबल एविएशन इंडस्ट्री वन ऑफ द बिगेस्ट एमिटर ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक, और ये देखिए इंडियन एयरफोर्स इतने लाख किलो लीटर फ्यूल कंज्यूम्ड, 15 लाख टन ऑफ CO2 कंट्रीब्यूटेड टू इन्वायरमेंट। 21-22 की ये रिपोर्ट है इंडियन एयरफोर्स की। हाउ क्लाइमेट चेंज ऑल्टर इंडियन मानसून पे देखिए प्रभावी कैसे बनाता है इसको। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेन है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, खरीफ क्रॉस पे है, राइस प्रोडक्शन पर है। ठीक है, अभी एक हमको फैक्ट याद नहीं आ रहा है, पढ़ा था आप लोग को बताने के लिए कि वीट का अगर 1 डिग्री टेम्परेचर, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता है, जब सोचिए अब इस बात को, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जब बढ़ता है तो वीट का प्रोडक्शन गेहूं का 4 से 5 टन फ़र्क में वो ला देता है। ठीक है, अब आप सोच लीजिए क्या प्रोडक्टिविटी लेवल में क्या कर रहा है ये क्लाइमेट चेंज, एग्रीकल्चर को ही ख़त्म कर दे रहा है। मानसून रेनफॉल, ठीक है, लेस फ्रीक्वेंट हो गई है, सूखा पड़ना। ठीक, ये देखिए क्रिस्पर, ये सारी चीज़ें आप कोई मिलेगी क्लास, खैर ये तो हैंड रिटन है तो ये तो आपको नहीं मिल पाएगा PDF इसका, इसमें ऑप्शन भी नहीं है, लेकिन आप इससे पढ़ बना लीजिएगा। कॉजेज़ ऑफ क्लाइमेट चेंज देखिए क्या है, ये देखिए लिखा हुआ है, ला नीनो कंडीशन, एबनॉर्मल वार्मिंग, ईस्ट इंडियन ओशियन, ठीक है, इंडियन ओशियन डाइपोल, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। तो ये सब आप लिख सकते हैं, समझ रहे हैं ना, ये सब जब GS पेपर 3 के हिसाब से है सारा। देखिए एनकैप, पंजाब एग्री टू सप्लाई पैडी स्ट्रॉ टू केरला फॉर यूज़ ऑफ फॉडर फॉर लाइव स्टॉक, ये आप केस स्टडी में दे दिए, एग्जाम्पल में दे दिए। बर्निंग नहीं होगी, एयर पॉल्यूशन रुक रहा है ना यहाँ से। ये देखिए मियावाकी फॉरेस्ट मेथड आ गया अर्बन एरियाज़ का। ठीक, आप सोचिए, लेवल सोचिए, कंटेंट सोचिए, कीवर्ड सोचिए, फैक्ट सोचिए, डेटा सोचिए, आप लिखेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा। 10 भी रह गए ना अगर आपको इसमें से याद, 5 भी रह गए ना तो मज़ा आ जाएगी, कुछ भी इसमें बकवास नहीं लिखा है। क्लाइमेट चेंज की वजह से गल्फ ऑफ मन्नार में कोरल रीफ घट रही है, मतलब ब्लीचिंग के शिकार वहाँ पे हो रहे हैं। तो ये सब देखिए आप कि फैक्ट किस लेवल के हैं, देख लीजिए, आप खुद ही सोच लीजिए। ठीक है, आप खुद देख लीजिए। इंडियन कूलिंग एक्शन प्लान इम्प्लीमेंट क्या क्या योगदान कर सकते हैं, लाइव जैसे इनिशिएटिव, आई कैप जैसे इनिशिएटिव। ठीक है, ये सब क्या है, इनिशिएटिव्स हैं। ठीक है, अब ये देखिए फैक्ट देखिए, ग्लोबल एविएशन इंडस्ट्री में बिगेस्ट एमिटर आपको बता ही दिया था, पॉल्यूटर पेस प्रिंसिपल आपको बता ही दिया है। ठीक है, और देखिए इधर देखिए, ये नेट ज़ीरो एमिशन टारगेट क्या है भाई, 2070 तक। इंक्रीज इन एनुअल GDP बाई 4.7% बाई 2036 तक। ये क्या है, ये सब टारगेट है, लेकिन ये सब इफेक्ट होंगे ना अगर क्लाइमेट चेंज होगा तो। ठीक, ये देखिए एनर्जी टारगेट क्या है, एनर्जी टारगेट देखिए 500 गीगावाट बाई 2030, इंडिया के परिदृश्य रखते हुए बताया जा रहा है, इंडिया के उस पर। ठीक है, मतलब GS पेपर 3 जा रहा है। ठीक है, ये आपको बस बता रहे हैं, जैसे कैंपा फंड्स है, मतलब आप सोचिए इसको कोट आप बस कर दीजिए, कैंपा फंड्स। ठीक, कंपनसेटरी है, फॉरेस्टेशन मैनेजमेंट प्लानिंग एंड अथॉरिटी, आई कैप जैसे इनिशिएटिव हो गए, कैंपा फंड्स हो गए। अनकंट्रोल्ड कार्बन एमिशन अगर रहेगा तो सी लेवल आपका क्या होगा, 2 मीटर तक सी लेवल बढ़ने के चांस है, फ्लडिंग होगी, सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक, फैक्ट देखिए COP26 समिट जो हुआ था ग्लासगो में, PM मोदी ने क्या कहा था, इंडिया में कार्बन फ्री बाई 2070 तक, 2030 तक 50% ऑफ एनर्जी फ्रॉम रेन्यूएबल सोर्स से बनाएंगे। इंडिया विल इंस्टॉल 5000 गीगावाट ऑफ रेन्यूएबल एनर्जी बाई 2030। ठीक है, IPCC रिपोर्ट और फैक्ट क्या कहती है कि ग्लोबल सी लेवल राइज हो जाएगी 44 से 76 सेंटीमीटर दिस सेंचुरी। ठीक, इफ़ गवर्नमेंट मीट दियर करेंट एमिशन प्लेजेस, ठीक, जो इन्होंने प्लेजेस लिया है। अदरवाइज इफ़ हाइयर कार्बन एमिशन, आप ये सोचिए कि इतने सेंटीमीटर बढ़ेगा इस सेंचुरी में तब जब गवर्नमेंट अपने द्वारा जिन्होंने प्रण किया है वो अचीव कर लेंगे कार्बन फुटप्रिंट और कार्बन को घटाने में। अन्यथा के केस में क्या है, 2 मीटर तक
राइज देखने को आपको मिलेगा 2 मीटर तक। ठीक है, आप ये सोच लीजिए इसी सेंचुरी में 2 मीटर तक फ़र्क देखने को मिलेगा। 2070, 2030, 2070 का टारगेट क्या है, 500 गीगावाट तक जो है नॉन फॉसिल फ्यूल से बनाना, और 2070 तक नेट कार्बन को एमिशन को ज़ीरो कर देना। ये देखिए। ठीक, अब आप बताइए क्या आपको कंटेंट दिया है। 2-3 चीज़ें आपने इससे उठा ली, और इसके बाद GS3 का सारा टॉपिक आपका तैयार हो गया। ये देखिए, इंडियन मानसून पे प्रभाव, ठीक है, कॉजेज़ आपको बता ही दिया। ये देखिए सब आपको बता रखा है। ये देखिए जब अब लेवल देख लीजिए आप, कलर चेंज ऑफ सी फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन, इफेक्ट ऑफ मेरीन इकोसिस्टम। ठीक, ये सब किसके कारण है, मियावाकी प्रोजेक्ट, कलर चेंज, ये सब उसी की वजह से हैं। ठीक है, थ्रेटिंग इंडियाज़ वीट प्रोडक्शन, ये देखिए ये यहाँ पे लिखा तो है कि 1 डिग्री सेल्सियस अगर बढ़ता है, 1 डिग्री